नमस्कार, मैं शिवाली। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आज है 28 मार्च, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था उनके नाम हैं बृजपाल सिंह, सुरेश विश्वकर्मा, बीके श्रीवास्तव, प्रेम बाबू सचिन, अरविंद श्रीवास्तव, नित्यानंद बरनवाल, राजू तिवारी, सुभाष चौधरी, संजय शुक्ला, वीरेंद्र कुमार, मनमोहन सिंह, शिव गोविंद श्रीवास्तव, सतेंद्र शाही और नीरा श्याम शर्मा। ये हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बैंक ऑफ बड़ौदा में 146 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित। वैज्ञानिक तकनीक से होगा रामलला का सूर्य तिलक। सीएम योगी ने 283 चिकित्सा अधिकारियों को बांटे नियुक्ति पत्र। एनएसआई ने शुरू की चुकंदर से एथेनॉल उत्पादन की नई पहल। अब चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बैंक ऑफ बड़ौदा में 146 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ह्यूमन रिसोर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 146 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है, जिसमें रिलेशनशिप मैनेजर सहित अन्य पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 26 मार्च से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2025 है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु 22 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और शैक्षणिक योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 600 रुपये फीस देनी होगी, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और महिला उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये फीस निर्धारित है। आवेदन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर किए जा सकते हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के 1374 पदों पर और कर्मशाला कर्मचारी के 120 पदों पर भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें क्रमशः 274 और 23 महिला उम्मीदवारों का चयन हुआ है। भर्ती परीक्षा फरवरी 2024 में आयोजित हुई थी और शारीरिक दक्षता परीक्षा 7 से 12 मार्च 2025 के बीच हुई। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट भी 13 मार्च 2025 को जारी किया गया, जिसे अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। यूपी में आउटसोर्सिंग भर्ती में बदलाव। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग भर्तियों में गड़बड़ी रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जाएगा। भर्तियों में पारिवारिक आय, आयु, योग्यता और निवास स्थान को प्राथमिकता दी जाएगी। साक्षात्कार नहीं होगा। विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को भी वरीयता दी जाएगी। कर्मियों को श्रेणी के अनुसार 15,000 से 25,000 तक का मानदेय मिलेगा, जो हर माह की 1 तारीख को सीधे खाते में भेजा जाएगा, जिससे समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। गोपनीय सूचना लीक मामले में गाजीपुर एसआई निलंबित। गाजीपुर के एसपी डॉक्टर ईरज राजा ने रेवतीपुर थाने के सब इंस्पेक्टर भोलानाथ सरोज को नीतू श्रीवास्तव की मदद करने और विभागीय सूचनाएं लीक करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। नीतू बख्शू बाबा कोचिंग एकेडमी के संचालक विनोद गुप्ता द्वारा की गई करोड़ों रुपए की ठगी मामले में आरोपी है। भोलानाथ सरोज पर नीतू को बचाने के लिए गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप था। मामले की पुष्टि के बाद एसपी ने उन्हें निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। गलत टिकट पर रेलवे को लगा 1 लाख का जुर्माना। हाथरस जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने रेलवे पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अधिवक्ता राजकुमार शर्मा ने शिकायत की थी कि 3 मार्च 2024 को हाथरस रोड स्टेशन से हाथरस सिटी का टिकट मांगने पर टिकट क्लर्क ने 10 रुपए के बजाय 30 रुपए वसूले और गलत टिकट जारी किया। अधिवक्ता ने आयोग में परिवाद दाखिल किया, जिसके बाद आयोग ने रेलवे को 1 माह के भीतर 1 लाख रुपए का हर्जाना और 20 रुपए अतिरिक्त किराया लौटाने का आदेश दिया है। वैज्ञानिक तकनीक से होगा रामलला का सूर्य तिलक। रामनवमी के अवसर पर रामलला के सूर्य तिलक की व्यवस्था अब अस्थायी हो गई है। रुड़की के वैज्ञानिकों ने इसके लिए विशेष सूर्य तिलक मैकेनिज्म विकसित किया है, जिसमें बिना बिजली या बैटरी के सूर्य किरणों को मंदिर के शिखर से रामलला के मस्तक तक पहुंचाया जाएगा और यह प्रक्रिया विशेष दर्पण, पीतल के पाइप और लेंस के संयोजन से होगी, जिससे सूर्य की किरणें हर रामनवमी को दोपहर 12 बजे रामलला के मस्तक पर 3-4 मिनट तक पड़ेगी। सीएम योगी ने 283 चिकित्सा अधिकारियों को बांटे नियुक्ति पत्र। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष विभाग के 283 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने बताया कि 8 वर्षों में 8.5 लाख नौकरियां दी गई। 163 चिकित्सकों, 3 प्रोफेसर और 96 लैब टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। सीएम योगी ने आयुष मंत्रालय के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे आरोग्यता का माध्यम बताया। मंत्री दयाशंकर मिश्र ने आयुष विभाग के नए मेडिकल कॉलेजों और प्रकृति चिकित्सा केंद्र की जानकारी दी। साथ ही नवचयनित अधिकारियों को सेवा भाव बनाए रखने की अपील की।
जानिए कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। कानपुर, झांसी, प्रयागराज और हमीरपुर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 20 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। गुरुवार से शनिवार तक 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गर्मी बढ़ी है और अप्रैल के पहले सप्ताह से हीट वेव की स्थिति बनने के आसार है। अप्रैल के मध्य तक मामूली राहत संभव है। एनएसआई ने शुरू की चुकंदर से एथेनॉल उत्पादन की नई पहल। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने चुकंदर से एथेनॉल और कंप्रेस्ड बायोगैस के व्यावसायिक उत्पादन की तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले मीठी चरी से एथेनॉल उत्पादन पर कार्य योजना बनाई गई थी। यूपी के 300 किसानों का समूह चुकंदर की खेती करेगा, जिससे प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन और अधिक लाभ संभव होगा। किसानों को न्यूनतम लागत सहयोग मिलेगा और नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। 1 टन चुकंदर से 120 लीटर एथेनॉल उत्पादित होने की संभावना है। महाकुंभ के दौरान हुई कमाई का सरकार करेगी आर्थिक आकलन। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान ध्यान किया, जबकि 1.5 माह में करीब 2.5 करोड़ भक्त अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। इससे होटल, रेस्टोरेंट, टोल प्लाजा व परिवहन सेवाओं में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी। प्रदेश सरकार अब इस आयोजन के आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक प्रभाव का आकलन कर रही है। रामनवमी पर श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए महाकुंभ जैसी दर्शन व्यवस्था लागू करने की योजना है, ताकि व्यवस्था सुचारू बनी रहे। जाने क्या होती है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की वैधता और नियम। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट यानी पीयूसी की वैधता आमतौर पर 6 महीने तक होती है, लेकिन यह वाहन के प्रकार और राज्य के नियमों पर निर्भर करता है। 2 व्हीलर बाइक के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की वैधता 3 से 6 महीने तक हो सकती है, जबकि कार के लिए 1 साल तक हो सकता है। नई गाड़ी के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की वैधता 1 साल होती है, जबकि पुरानी गाड़ी के लिए कुछ शर्तों के तहत 6 महीने बाइक के लिए और 1 साल कार के लिए मान्य हो सकता है। अगर आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने की जेल भी हो सकती है। सर्व शिक्षा अभियान की वेबसाइट को लेकर बंटवारा। एक फर्जी वेबसाइट सर्व शिक्षा अभियान .com ने खुद को भारत सरकार की सर्व शिक्षा अभियान की आधिकारिक वेबसाइट के रूप में प्रस्तुत किया है और यह वेबसाइट फर्जी नौकरी के अवसर प्रदान कर रही है और लोगों को धोखा दे रही है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इसकी पुष्टि की है कि यह वेबसाइट भारत सरकार से संबद्ध नहीं है और इसकी कोई आधिकारिक मान्यता नहीं है। इसके बजाय सर्व शिक्षा अभियान की असली वेबसाइट समग्र.education.gov.in है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस फर्जी वेबसाइट से दूर रहें और किसी भी धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहें। समीक्षा अधिकारी पेपर लीक मामले में हुई जय सिंह की गिरफ्तारी। लखनऊ एसटीएफ ने समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 के पर्चा लीक मामले में वाराणसी निवासी अभ्यर्थी जय सिंह को गिरफ्तार किया है। जय सिंह ने 15 लाख रुपए में मुख्य आरोपी सुभाष प्रकाश और विवेक उपाध्याय से डील की थी। जय सिंह को भोपाल बुलाकर होटल में प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाए गए थे। सुभाष ने भोपाल स्थित प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी से मिलीभगत कर प्रश्न पत्र हासिल किया था। यूपीपीसीएस ने मामला दर्ज कराया था। गोरखपुर अयोध्या हाईवे का निर्माण शुरू। गोरखपुर के पैडलीगंज नौकायान मार्ग से तारामंडल क्षेत्र जाने वाली बड़ी आबादी को जल्द ही नया वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के पीछे से वसुंधरा एनक्लेव तक 112 मीटर लंबा पुल बनाया जाएगा, जिसकी लागत 15.57 करोड़ रुपए होगी। प्रशासन ने इसके लिए 7.78 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। पुल के बनने से नौकायान क्षेत्र का ट्रैफिक लोड कम होगा। साथ ही गोरखपुर अयोध्या हाईवे के निर्माण के लिए 140 करोड़ रुपए का टेंडर हो चुका है, जिससे यात्रा और सुगम हो जाएगा। ईडी ने जब्त की कानपुर कृष्णा कंटेनर्स कंपनी की संपत्ति। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कानपुर की कृष्णा कंटेनर्स कंपनी के साझेदार दिनेश अरोड़ा की 227 वर्ग गज जमीन, जिसकी कीमत 27.91 लाख रुपए है, उसको जब्त कर ली है। कंपनी पर बैंक ऑफ बड़ौदा को 32 करोड़ 35 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज के जरिए 26 लेटर ऑफ क्रेडिट प्राप्त कर धनराशि को विभिन्न कंपनियों के खातों में स्थानांतरित किया। डीजीपी प्रशांत कुमार ने नए कानूनों के अनुपालन और वांछित अपराधियों की संपत्तियों की जब्ती के निर्देश भी दिए हैं। अब बिना थर्ड पार्टी ऐप के दिखेगा कॉलर का नाम। जियो, एयरटेल और वीआई जल्द ही भारतीय मोबाइल यूजर्स को न्यू कॉलर नेम प्रेजेंटेशन फीचर प्रदान करेंगे, जिससे बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के अनजान नंबर से कॉल आने पर कॉलर का नाम दिखेगा। और यह सेवा एचपी, डेल, एरिक्सन और नोकिया जैसे वेंडर्स के साथ साझेदारी में उपलब्ध कराई जाएगी। सीएनएपी का उद्देश्य कॉलर आइडेंटिफिकेशन को बेहतर बनाना और स्पैम कॉल्स को नियंत्रित करना है। TRAI और DOT ने पहले ही इसकी सिफारिश की थी। मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने 2022 में इसे अनिवार्य किया था। इसे ट्रू कॉलर जैसे ऐप्स का विकल्प मिलेगा, जिससे यूजर्स अनजान कॉल्स से बच सकेंगे।
कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2008 में केंद्र सरकार ने 40 उत्पादों के निर्यात से रियासतें समाप्त करने की घोषणा की। 2015 में साइना नेहवाल दुनिया की नंबर 1 महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। 1896 में गोरख प्रसाद का जन्म हुआ था। गणितज्ञ, हिंदी विश्वकोश के संपादक तथा हिंदी में वैज्ञानिक साहित्य के बहुप्रतिभा लेखक थे। 1552 में सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव का निधन हुआ था। उत्तर प्रदेश पर्यटन में बात होगी कनक मंदिर की। कनक भवन अयोध्या के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जो रामकोट के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसे राम और सीता के विवाह के उपहार स्वरूप कैकेयी ने दिया था, इसलिए इसे उनका निजी महल माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मूल भवन के क्षतिग्रस्त होने के बाद द्वापर युग में कृष्ण ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। बाद में विक्रमादित्य और रानी वृषभानु कुमारी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर के गर्भगृह में राम और सीता की मूर्तियां स्थापित हैं। गोरखपुर रेलखंड में इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ट्रेनें रद्द। अप्रैल मई में गोरखपुर कैंट कुसुम्भी रेलखंड में प्री नॉन और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कई ट्रेनें निरस्त और रिशेड्यूल की जाएंगी। रक्सौल आनंद विहार, सहरसा आनंद विहार, कामाख्या आनंद विहार समेत 29 ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस समेत 5 ट्रेनें देरी से चलेंगी। वहीं बरेली रीजन में 114 पुरानी बसों को संचालन से हटाकर 80 नई बसें शामिल की जाएंगी, क्योंकि पुरानी बसें 12 से 15 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुकी है और उनके रखरखाव में अधिक खर्च हो रहा है। अब एटीएम से पैसे निकालना होगा महंगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम इंटरचेंज फीस में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जो 1 मई 2025 से लागू होगी। इसके तहत अगर आप अपने होम बैंक नेटवर्क के बाहर एटीएम से पैसे निकालते हैं या बैलेंस चेक करते हैं तो आपको अधिक चार्ज देना होगा। वर्तमान में दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर 17 रुपए का चार्ज लगता है, जो अब बढ़कर 19 रुपए हो जाएगा, और बैलेंस चेक करने पर 6 रुपए की बजाय 7 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। और यह शुल्क तब लागू होगा जब यूजर अपनी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट से अधिक ट्रांजैक्शन करेंगे। लवीपड़ा की सख्ती, संपत्ति रजिस्ट्री में लापरवाही पर कार्रवाई। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उन आवंटियों का आवंटन निरस्त करने का निर्देश दिया है जिन्होंने नोटिस मिलने के बावजूद संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं करवाई है। समीक्षा में पाया गया कि शारदा नगर विस्तार और बसंत कुंज योजना के 235 आवंटियों सहित कुल 676 संपत्तियों की रजिस्ट्री लंबित है। इनमें गोमती नगर विस्तार, जानकीपुरम, कानपुर रोड योजना और व्यवसायिक संपत्तियां शामिल है। प्राधिकरण ने संबंधित विभाग को 1 सप्ताह के भीतर आवंटन निरस्तीकरण का प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिए हैं। मनरेगा घोटाले में शमी के रिश्तेदारों पर लगा आरोप। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मनरेगा घोटाले में भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन शबीना और उनके जीजा गजनबी का नाम सामने आया है। आरोप है कि ग्राम प्रधान गुले आयशा, जो शमी की बहन की सास हैं, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के फर्जी जॉब कार्ड बनवाकर मनरेगा फंड का गबन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पात्र लोगों को अब पैसा नहीं मिल रहा। जिलाधिकारी निधि गुप्ता ने मामले की जांच के आदेश दिए और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। लू लगने के लक्षण और बचाव के प्रभावी उपाय। लू लगने पर चक्कर आना, घबराहट, तेज धड़कन, बेहोशी, सिर दर्द, ज्यादा पसीना, सूखी त्वचा, जी मिचलाना और तेज बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इससे बचाव के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कड़ी धूप से बचें और खासकर बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें। नियमित रूप से पानी पीते रहें ताकि यूरिन का रंग हल्का रहे। हल्का भोजन करें और कच्चा प्याज, सत्तू, पुदीना, सौंफ का सेवन करें। घर में बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी, छाछ, नींबू पानी आदि का सेवन करें। मौसमी फल जैसे तरबूज, खीरा और नींबू खाएं। हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें और शारीरिक परिश्रम से बचें। यह जानकारी आपदा प्रबंधन द्वारा उनके एक्स अकाउंट से साझा की गई है। डीजीपी ने ईद पर किसी भी नई परंपरा पर लगाई रोक। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने ईद उल फितर और अलविदा नमाज के दौरान किसी नई परंपरा का सख्त प्रबंध लगाने का निर्देश दिया है। संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे और पुलिस बल की तैनाती का आदेश दिया गया है। सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले पर नजर रखते हुए शांति समिति के सदस्यों का सहयोग लेने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर अफवाह रोकने और फील्ड विजिट, फ्लैग मार्च तथा बाजार क्षेत्रों में फायर ब्रिगेड तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। वाराणसी के मोहल्लों के नाम में होगा बदलाव। वाराणसी में मोहल्लों के नाम बदलने की तैयारी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जल्द ही इस बदलाव की संभावना है। बताया जा रहा है कि वाराणसी के औरंगाबाद का नाम बदलकर परशुराम चौक और मदनपुरा का नाम पुष्प दंतेश्वर रखा जाएगा। और इससे पहले लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 283 आयुष चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और उन्हें पूरी निष्ठा से जनता की सेवा करने का संदेश दिया। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? आप अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।